नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी पसंद भाग 2 का अध्याय 18 जो कि एक साक्षात्कार है हमारे हॉकी सम्राट धनराज पिल्ले जी का विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार का एक अंश है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर जो लिया जाता है। ये एक हमारे जो खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले, हॉकी के सम्राट कहे जाते हैं, इन्हीं का एक साक्षात्कार जो कि अभी अखबार में आया गया था, उसी का एक अंश यहाँ हमारी पुस्तक में दिया गया है। विनीता, खिड़की पुणे के तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। जो विनीता है, जो आप कह सकते हो रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, वो धनराज पिल्ले जो हमारे हॉकी सम्राट रहे हैं उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में, जहाँ किसी गरीबी में आप पले बड़े हैं, कष्ट साध्य होता है, आपने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्टों के साथ इस सफ़र को यहाँ तक जब आप एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बने हैं वहाँ तक के सफ़र के बारे में हमें कुछ अपने बारे में बताएं। फिर हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी बताते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। यहाँ हॉकी खिलाड़ी अपने मुश्किल के दिनों के बारे में बता रही हैं, जब उन्हें बचपन में किस तरह से हॉकी का शौक उनके अंदर पैदा हुआ, क्योंकि उनके बड़े भाई थे, वो खेलते थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वो हॉकी स्टिक्स नहीं खरीद पाते थे। किस तरह से वो अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, और जब भी उनकी खेलने के लिए उन्हें हॉकी मिलती थी तो उसी का वो इंतज़ार करते थे। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लोग के बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खिज से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। यहाँ पर विनीता पांडे जी हैं, जो संवाददाता हैं, वो जो हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में बताती हैं कि उनका व्यक्तित्व है वो कैसा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे रूप हैं जिनके बारे में संवाददाता विनीता पांडे बताती हैं, और उनके वो किस तरह से ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बने, वो सारी यात्रा अपने ये संवाद था धनराज पिल्ले और विनीता पांडे का, उसके माध्यम से उन्होंने हमें बताया है।
अब जो हमारे हॉकी खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि मैं पहली बार 1985 में खेला था और बहुत ही दुबला-पतले कद-काठी का था, लेकिन मेरा दबदबा बहुत था क्योंकि वो बहुत मेहनती थे। कहते हैं कि मैं बहुत मेहनती था और 1986 में कब सीनियर टीम में भी उनको शामिल कर लिया गया था और उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अपना नाम बनाया। लेकिन उनके मन में अब उम्मीद पैदा होने लगी कि 1988 में जो ओलंपिक नेशनल होने वाले थे, उनको लगा कि उन्हें उनके लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, मेरी शादी के लिए। आप कह रहे हैं जो विनीता पांडे हैं वो कह रही हैं कि उनको बड़ी मायूसी हुई क्योंकि ओलंपिक के लिए उन्हें जो चुना गया उनमें से उनके लिए उनका नाम नहीं था। लेकिन फिर पूछते कि विद्यार्थी जीवन से कैसी, कहते कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था। धनराज पिल्ले जी कहते हैं, हमें याद रखना कि कौन सा था जब उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए जब उन्हें चुना गया तो उसके बाद वो आगे ही बढ़ते गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ाई में वो अच्छे नहीं थे। वो ये समझते हैं कि अगर वो हॉकी खिलाड़ी नहीं होते तो वो शायद एक चपरासी की नौकरी के लायक भी नहीं होते। लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि मैं बेशक बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और कहते हैं कि मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। यानी कि अगर शादी की एक मजाक के तौर पर धनराज पिल्ले संवाददाता से कहते हैं कि मजाक के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरी कहीं शादी के लिए जिक्र चले तो मुझे वहाँ पर आप मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज कहते हैं, आप इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो इसमें धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि जो उनकी तुनक मिजाजी होते हैं कि जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना। तो जो विनीता पांडे हैं वो पूछते हैं कि भाई आप इतने तुनक मिजाज क्यों हो, छोटी छोटी बातों पर क्यों भड़क जाते हो और कहीं कहीं पर आप आक्रामक भी हो जाते हो। यानी कि हमला करना आक्रामक होता है, जो हमले करने में रहता है, हमले करने को तैयार रहता है। तो कहते कि आप आक्रामक भी हो जाते हो। तो धनराज पिल्ले कहते कि इसकी वजह मेरी गरीबी रही है। मेरी माँ ने जो पालन पोषण किया बड़ी मुश्किल से किया है, चीज़ों की कमी रही है मेरे पास, उसी के कारण मुझे गुस्सा ज़्यादा आने लगता है और मैं जो बात होती है वो सीधे सीधे मुंह पे कह डालता हूँ, जिसके कारण मेरे जो संबंध है वो भी लोगों से बिगड़ जाते हैं और मुझे काफ़ी उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो धनराज पिल्ले जी का जो व्यक्तित्व था वो तुनक मिजाज अवश्य थे, लेकिन सत्यवादी थे, स्पष्ट बोलने वाले थे। और वो कहते हैं कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं उसको भी विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेता हूँ।
तो जो रिपोर्टर हैं हमारी विनीता पांडे, वो उनसे पूछती हैं आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। धनराज जी बताते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। यहाँ पर धनराज जी अपने परिवार के बारे में बताते हैं। उनके लिए सबसे खास उनके परिवार में उनकी माँ रही हैं, जो उन्हें मतलब कहती हैं कि शोहरत के साथ इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा सिखाती हैं। और साथ ही उनकी जो भाभी हैं वो भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता पूछती हैं आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और कोरबलोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बताते रहे। गुर होता है तरीका कि किस तरीके से यहाँ पर आपको खेलना चाहिए। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो विनीता पांडे उनसे पूछती है कि जो पहली बार आप कृत्रिम होती है आर्टिफिशियल जो घास होती है उसके लिए पूछ रहे हैं कि उस पर आपने हॉकी कब खेली। तो धनराज जी बताते हैं कि राष्ट्रीय खेल जब 1988 में हुए तभी खेली थी और तभी पहली बार उनको हैरानी हुई कृत्रिम घास देखकर कि विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है। और उनके जो साथी हैं सौम्या जोकीवम और कार्वोलो, वो दोनों ने समझाते हैं कि किस प्रकार से इस घास पर खेला जाता है। लेकिन तब धनराज जी सिर्फ हैरान थे कृत्रिम घास को देखकर। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब विनीता है जो धनराज जी से पूछती है कि पहली बार अपने जो कार है वो कब खरीदी। धनराज कहते हैं मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मेरे पहले ही एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींच अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। अपनी पहली गाड़ी कैसे खरीदी, क्यों खरीदी, किस लिए खरीदी, वही धनराज पिल्ले जी बताते हैं। और कौन सी गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड खरीदी थी। और अरमाडा जो गाड़ी थी वो उन्होंने खरीदी, किस लिए खरीदी, क्योंकि उनके पास पैसा तो नहीं था। लेकिन उनको एक बार जब अखबार में उनके लिए एक फ़ोटो छपी और लिखा गया कि हॉकी का मशहूर जो चेहरा है वो अभी भी लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है, उसके बाद उनको महसूस होने लगा कि वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं और उन्हें अब एक गाड़ी खरीद ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। यहाँ धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी। और धनराज पिल्ले कहते हैं कि अब जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मिलता है, उनको बार बार कुछ ना कुछ, जैसे कोई
भी कंपनी स्पॉन्सर बन जाती है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए क्या करती हैं कि खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर गाड़ी दे देते हैं या कुछ भी उनको देते रहते हैं। तो वो धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि मेरी जो पहली गाड़ी थी जो फोर्ड आइकॉन, वो मैंने अपनी गाड़ी यानी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। मुझे किसी भी कंपनी वाले ने गिफ्ट में नहीं दी थी, जैसे कि आजकल के खिलाड़ियों को दी जाती है। विनीता पूछती हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने में जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी और उनकी सफलता का महत्व उनके लिए ये था कि सफलता से ज़्यादा, मशहूर होने से ज़्यादा वो ये सोचते थे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए, अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर कर पाए। और उनका एक ये भी मानना था कि आजकल के खिलाड़ियों को जितना कुछ मिलता है, और ये सच्चाई भी है कि आजकल जो खिलाड़ी है उनको जो एक ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम जैसे कोई गेम अगर जीत लेता है तो उन्हें जॉब भी मिलती है, नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिलती है। और अलग अलग लोग हैं जो कंपनी वाले हैं वो भी अपनी तरफ से तोहफे देते हैं, साथ ही साथ उनको अलग से कैश प्राइज भी दिया जाता है, राज्य सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ उनको मिलता है, लेकिन पहले के खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता था। और इसीलिए धनराज पिल्ले जी कहते हैं कि मेरे लिए सफलता का महत्व इतना था कि मैं उस सफलता से, अपने खेल से अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर कर पाऊँ। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब विनीता जो प्रश्न करती है धनराज जी से, कहती है कि जो सेलिब्रिटी के साथ, मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज पिल्ले कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति से